नमस्कार, म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल जयरथ। आज की खास पेशकश में हम बात करने जा रहे हैं सेक्टर फंड्स की। जी हां, सेक्टर फंड्स क्या होते हैं, क्या नए निवेशकों को इसमें निवेश करना चाहिए या फिर नहीं, और सेक्टर फंड से जुड़ी तमाम बारीकी आखिरकार क्या है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट और म्यूचुअल फंड ट्रेनर प्रकाश रंजन सिन्हा जी जुड़ रहे हैं। प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो सबसे पहले दर्शकों को जरा ये समझाइए कि आखिरकार सेक्टर फंड्स होते क्या हैं। देखिए, ऐसा है कि हम अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं और हमारे ज़िंदगी में बहुत सारे प्रोडक्ट्स डायरेक्ट और इनडायरेक्टली हम इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम गाड़ी खरीदते हैं, हम घर खरीदते हैं, हम कपड़े खरीदते हैं, हम दवाई खरीदते हैं। तो ये सारे जो प्रोडक्ट्स है कोई ना कोई इंडस्ट्री बनाती है। तो सेक्टर फंड जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हमारे इकॉनमी में बहुत तरह के इंडस्ट्रीज़ हैं और ये जो सेक्टर फंड होता है ये उसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में पैसा लगाता है। तो जैसे कि आईटी इंडस्ट्री है तो आईटी इंडस्ट्री में ये पैसा लगाएगा, उस इंडस्ट्री की जितनी कंपनीज हैं वो उसमें पैसा लगाएगा। ठीक है, तो उस तरह से फार्मा हो गया तो फार्मा में जो कंपनीज हैं वो उसमें पैसा लगाएगा। तो सेक्टर फंड बेसिकली क्या होता है, एक अलग तरह का फंड है जहां पे एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में ही आपके पैसे का इन्वेस्टमेंट होता है। तो बिल्कुल आपने समझ तो लिया कि आखिरकार सेक्टर फंड्स क्या होता है। और लेकिन इससे जुड़े अगर आपके मन में कुछ सवाल उठ रहे हैं या फिर आप भी सेक्टर फंड में निवेश कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि ये निवेश आपके लिए ठीक है या नहीं है, तो आप भी हमसे अपना सवाल पूछ सकते हैं। प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अगले आधे घंटे के लिए। आप फेसबुक या फिर ट्विटर के जरिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जहां पर हमारा ये शो लाइव है। वहां पर कॉमेंट सेक्शन में जाइए और अपना सवाल हमें भेजिए। हम कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा सवालों को अपने शो में शामिल करने की। प्रकाश जी, चर्चा को आगे आते हैं और ये बताइए जरा कि कितने तरह के सेक्टर फंड्स जो हैं वो होते हैं। देखिए, अगर इंडस्ट्रीज की हम बात करें तो बहुत तरह की इंडस्ट्रीज है हमारे स्टॉक एक्सचेंज में। लेकिन जो मेजर इंडस्ट्रीज है जहां पे जिस तरह की जो सेक्टर फंड्स हैं वो है आपको आईटी है, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, फार्मा है, एफएमसीजी है, लॉजिस्टिक एंड ट्रांसपोर्ट है, एमएनसी है। तो ये सारे आपके जो मेन आपके जो इंडस्ट्रीज हैं इससे रिलेटेड आपके सेक्टर फंड्स काफी आपको अवेलेबल हैं। तो ये काफी सारे फंड्स जो हैं आपके पास अवेलेबल हैं, लेकिन इस तरह से आपके लिए सबसे अच्छा चॉइस क्या हो सकता है इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन प्रकाश जी, हम बारी बारी जो है वो तमाम सेक्टर फंड्स के बारे में चर्चा भी कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक खैर सवाल भी आ गया इस बीच में राहुल शर्मा का, जो बैंकिंग फंड के बारे में जानना चाहते हैं। तो जरा उन्हें बताइए कि आखिरकार बैंकिंग फंड क्या है और क्या इसमें निवेश करना सही रहता है या नहीं। देखिए, जिस तरह से हमारे बॉडी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है ब्लड। आप अगर एक बात ध्यान रखिएगा, यानी ब्लड है वो उसके वजह से ही आपका शरीर स्वस्थ रहता है और आप अच्छे ढंग से जीते हैं। बैंकिंग जो है वो उसी तरह से आप समझिएगा, क्योंकि हम अपने कोई भी आप अपने एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ ले लीजिए, चाहे इंडिविजुअल का ले लीजिए, चाहे कॉर्पोरेट का ले लीजिए या कंट्री का ले लीजिए, तो बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज का सबसे बड़ा रोल है। तो जहां तक सवाल है कि बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग सेक्टर है, क्योंकि हमारी जो इकॉनमी है ग्रोइंग इकॉनमी है। और जब हम ग्रोइंग इकॉनमी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे हम बातें कर रहे हैं कि हमारे देश में हम एक अपने आप देखिए हर तरह की जो ग्रोथ हो रही है उसके लिए पैसे की जरूरत है। दूसरी बात अगर गौर कीजिए तो लोगों की इनकम बढ़ रहे हैं। तीसरी बात अगर आप गौर कीजिए तो जहां रेगुलेटरी चेंजेस की हम बात करें, डिमोनेटाइजेशन के बात पे, या आज एनपीएस की जो कंट्रोल हो रही है, तो गवर्नमेंट का उस डायरेक्शन में काफ़ी अच्छा रोल है। आपको इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड आ चुके हैं हमारे कंट्री में। इवन जो हमारे देश में डिजिटल वे ऑफ ट्रांजैक्शन अब आ रहा है धीरे धीरे। तो आने वाले समय में बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज एक बहुत ही अच्छा है, अभी तक भी बहुत अच्छा, वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग इंडस्ट्री में से रहा है और आने वाले समय में भी बहुत अच्छा ये इंडस्ट्री है। और मेरे हिसाब से आपका ये एक सबसे पसंदीदा सेक्टर होना चाहिए अगर आप उसमें एक सेक्टर को अगर आप चुनते हैं तो। बिल्कुल, तो अगर किसी एक सेक्टर को आप चुनते हैं तो बैंकिंग फंड जो है उसमें सबसे पसंदीदा सेक्टर फंड आपके लिए हो सकता है। अब बात करते हैं प्रकाश जी रियल एस्टेट फंड के बारे में। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए, रियल एस्टेट आपको दो तरीके से देखना पड़ेगा। जैसे हमने पिछले दिनों में देखा था, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड आई थी जो कि तो उसमें जब ये आई थी तो वो रिसेशन के एकदम वक्त में आई थी और अनफॉर्चुनेटली बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही थी। लोगों के मन में एक बहुत तरह की अलग अलग भ्रम हो गई थी। लेकिन अगर आप रियल स्टेट को अगर आप देखें तो निश्चित तौर पे वो हर व्यक्ति की जरूरत है, पहली बात। दूसरी चीज अगर आप देखिए
रियल स्टेट को सिर्फ आप घर से मत जोड़िए, रियल स्टेट को या इंफ्रास्ट्रक्चर को आपको देखने पड़ेंगे, रोड और आपको ब्रिजेस, ये सारे आपको चीजें देखनी पड़ेंगी। इवन आपको देखना पड़ेगा पावर ट्रांसमिशन और ये सारी चीजें से भी आपको जोड़ के देखना पड़ेगा। अभी आप गौर कीजिएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बहुत सारी योजनाएं हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है और ये बहुत सारे हैं। इवन आपके जो पिछले 2 बजट्स में भी अगर आपने देखा होगा तो रियल एस्टेट पे काफी अच्छी खासी एम्फोसिस है। अभी पिछले बजट में भी आपको कुछ टैक्स एडवांटेजेस भी दिए गए हैं आपको ऑन प्रॉपर्टीज। तो ये एक तरह से आप देखिए तो ये भी एक बहुत ही अच्छी प्रॉमिसिंग सेक्टर है और ये भी एक आपको, बट इसके अंदर एक चीज है, लोगों को तुरंत इन्वेस्टमेंट का रिटर्न का एक्सपेक्टेशन नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा आपको एक समय देना पड़ेगा। बिल्कुल, तो अगर आप रियल एस्टेट सेक्टर फंड चुनना चाहते हैं तो इस चीज का आपको ख्याल रखना होगा कि तुरंत जो है आपको वहां पर रिटर्न नहीं मिलेगा, बल्कि आपको थोड़ा सा समय जो है वो जरूर देना होगा। लेकिन आप बात करते हैं सबसे हॉट सेक्टर के आईटी सेक्टर फंड के बारे में। प्रकाश जी, आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आजकल आईटी इंडस्ट्रीज जो है उनमें ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी जो है वो बहुत ज्यादा देखी जाती है। देखिए, अगर मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की अगर बात करूं तो फिर आज हमारे जीवन का सबसे अहम हिस्सा बन चुका है। हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जो मोबाइल के बगैर नहीं है। और जब मैं मोबाइल की बात करूं, उसके साथ मोबाइल से जुड़े हुए जो ऐप्स हैं या उसके जो हमें सुविधाएं मिल रही हैं, उसके बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आज की डेट पे देखिए, हमारा आधा से ज़्यादा समय पर्टिकुलरली यूथ का अगर कहाँ खर्च होता है तो आपको सामने बताना नहीं है कि वो आपको मोबाइल में ही होता है। इवन मोबाइल की बस इतनी तक ही नहीं है, आज हमारे देखिए हम जो खरीदारी भी कर रहे हैं कैसे थ्रू कर रहे हैं, ई-कॉम के थ्रू कर रहे हैं। तो सिर्फ आईटी को हमें सिर्फ एक बड़ा नैरो स्कोप में नहीं देखना है कि ये हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, ये आपके जिंदगी से जुड़ी हुई है, जहां पे ई-कॉम कंपनीज आपकी आ गई हैं। और आज के डेट पे कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है या हमारी जिंदगी का कोई ऐसा पहलू नहीं है जहां पे आईटी का एक रोल नहीं है। बिल्कुल, तो आईटी सेक्टर जो है वो भी एक हॉट फंड जो है आपके लिए बन सकता है। और अब बात करते हैं एफएमसीजी सेक्टर फंड की। प्रकाश जी, एफएमसीजी जो है यहाँ पर तो ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज हम लोग रोज ही देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा इस सेक्टर में ग्रोथ है, तो फंड्स के बारे में आपका क्या विचार है? देखिए, एफएमसीजी जहां तक हम सेक्टर की बात करेंगे तो एक बात हमें ध्यान देना पड़ेगा, आज पूरी दुनिया कह रही है कि इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी और हमारी ग्रोथ रेट भी आपको जीडीपी दिख रही है 7 साढ़े 7 पे। ये ग्रोथ किस वजह से हो रही है? हम एक कंजम्पशन लेड इकोनॉमी है। जब मैं कंजम्पशन लेड इकोनॉमी कर रहा हूं तो इसका बड़ा मतलब सिंपल सी बात है, हमारी जो एक लाइफस्टाइल चेंजेस आ गई है। आज हम में से हर व्यक्ति बेहतर से बेहतर जिंदगी जीना चाहता है। पहली बात, जब हम बेहतर से बेहतर जिंदगी बात करते हैं तो उसके अंदर कंजम्पशन में बहुत कुछ आ जाती हैं। रोजमर्रा की जो चीजें हम यूज करते हैं वो तो है ही, आप देखिए इवन आपके लाइफस्टाइल से जो जुड़ी हुई चीजें हैं आपके, वो सब भी आ गई हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बात कर रहा हूं, आपको पिज्जा, बर्गर, ये सारे भी चीजें अब आज को उसके अंदर आ गई। आप क्या खा रहे हैं, ये सारे आपको होटल इंडस्ट्रीज वगैरह, हालांकि होटल एक अलग इंडस्ट्री में है, बट आपको जो यूसेजेस आप करते हैं वो भी एक बहुत आपका अच्छा है। सो कंजम्पशन एक ऐसी चीज है जो कि हमें बताने की जरूरत नहीं है, हर आदमी की जिंदगी में एक बहुत अहम रोल प्ले करता है। लेकिन एक कंजम्पशन एफएमसीजी इंडस्ट्री के बारे में मैं थोड़ा एक बात बता दूं कि अभी जैसे पिछले आप कुछ दिनों में देखे होंगे कि रिटर्न बहुत अच्छी नहीं रही है, खास करके शॉर्ट टर्म की रिटर्न की मैं बात करूंगा। सो बहुत सारे लोग इसको सोचेंगे कि ये पता नहीं ये वर्थ इन्वेस्टिंग है कि नहीं है। लेकिन ये बात हमेशा ध्यान दीजिएगा, कोई भी चीज, कोई भी इंडस्ट्री जो आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई है उसका एक हमेशा एक अच्छा प्रॉस्पेक्ट होता है। कभी कभी शॉर्ट टर्म में आपको वो शायद उतना असर आपको न दिखे, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो आपको जरूर अच्छा फायदा देगा। तो बेशक आपको शॉर्ट टर्म रिटर्न्स जो है वो एफएमसीजी सेक्टर फंड में बहुत ज़्यादा अच्छे ना दिखे, लेकिन ये बात प्रकाश जी की आप याद रखिएगा कि लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा दे सकता है। लेकिन प्रकाश जी, हमने ये सेक्टर फंड्स के बारे में तो चर्चा कर ली, लेकिन ये ज़रा बताइए कि किस तरह के निवेशकों के लिए इन सेक्टर फंड्स में निवेश करना सही रहता है? क्या सभी निवेशक जो है इसमें निवेश करें या फिर जो तजुर्बेकार हैं केवल वही व्यक्ति जो है इसमें निवेश किया करें? देखिए, सेक्टर फंड जो है वो एक रिस्की फंड माना जाता है। रिस्की क्यों? पहली बात कि ये आपको एक स्टेट ऑफ इकोनॉमी से रिलेटेड होता है। हमेशा ऐसा कभी भी नहीं होगा कि कोई एक सेक्टर आपके इकोनॉमी में डोमिनेट करेगा। कभी कभी कोई सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो करती है, जैसे हमने पिछले दिनों में देखा था टेलीकॉम इंडस्ट्री को बहुत तेजी से ग्रो करते हुए, तो ये आपको होगा। और कभी कभी कोई इंडस्ट्री आपकी चल रही है बट उतनी तेजी से ग्रो नहीं करेगी, जिसका असर आपके रिटर्न पे दिखेगा। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पे वॉलेटिलिटी आपको नॉर्मल फंड्स के मुकाबले में ज्यादा है। अगर ये फर्स्ट टाइम कोई इन्वेस्टर है तो मैं उसको कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि देखिए इन्वेस्टमेंट का हमेशा 2 तरीका होता है। एक, आपकी पोर्टफोलियो थोड़ी स्ट्रैटेजिक होनी चाहिए और दूसरी टैक्टिकल होनी चाहिए। ये टैक्टिकल वाली पोर्टफोलियो में आएगा। जब मैं स्ट्रैटेजिक कर रहा हूं तो मैं हमेशा बात करूंगा जो कोर पोर्टफोलियो होनी चाहिए, जहां पे आपके पैसे लार्ज कैप फंड्स में हो, मल्टी कैप में हो,
लार्ज और मिड कैप में हो, ये आपका डोमिनेंट पोर्शन रहेगा। टैक्टिकल सेक्टर फंड हो जाता है। सेक्टर फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन वोलेटिलिटी के लिए तैयार रहिए। दूसरी चीज बहुत जरूरी है इसके अंदर, मैंने बोला रिस्की फंड है। रिस्की कहने का मतलब यह है कि आज आप इसको मार्केट से एकदम नहीं देख सकते हैं। बहुत बार ऐसा देखा गया है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, रिसेशन के टाइम में जब मार्केट नीचे जा रही थी उस वक्त भी आपने गौर किया होगा एफएमसीजी और फार्मा की बहुत अच्छी रिटर्न थी, और अभी कुछ दिनों पहले जब मार्केट अच्छी कर रही थी तो एफएमसीजी की रिटर्न डाउन थी। तो इससे आप मार्केट से एकदम बिल्कुल कोरिलेट नहीं कर सकते, मार्केट अच्छी या बुरी, लेकिन इसका दिशा अलग हो सकता है। बहुत कुछ डिपेंड करता है वो सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है, वो सेक्टर के प्रोडक्ट्स कितने डिमांड में हैं, या उस वक्त कोई दूसरा सेक्टर तो आपके डिमांड में नहीं गया। और सबसे ज्यादा इसके अंदर आपको रिसर्च की बहुत बड़ी रोल है। अगर आपको पहली बात कॉन्फिडेंस एंड कन्विक्शन होनी चाहिए उस पर्टिकुलर सेक्टर पे, एक आपको उसके अंदर ग्रोथ स्टोरी दिखनी चाहिए, और तीसरी चीज है अगर आप इसको टैक्टिकल की तरह यूज कर रहे हैं तो सही टाइम पे एंट्री और एग्जिट दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इतनी समझ है आपके अंदर तो सेक्टर फंड आपके लिए बेहतर, आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है, बट इट विल कम विद सम वॉलेटिलिटी। हम चर्चा कर रहे हैं सेक्टर फंड्स के बारे में। हमारे साथ चर्चा में प्रकाश रंजन सिन्हा जी भी जुड़े हुए हैं। फिलहाल वक्त आपके सवालों को शामिल करने का है। प्रकाश जी, हमारे पास एक तो छोटे छोटे सवाल जो है फेसबुक के जरिए आए हुए हैं, उन्हें शामिल कर लेते हैं। हितेश जानना चाहते हैं कि इन्होंने 50,000 रुपए रिलायंस फार्मा फंड में निवेश किए हुए हैं, तो क्या 3 साल के लिए इस फंड में बने रहना उनके लिए सही रहेगा या नहीं? नहीं, देखिए, जब भी आप, मैंने जैसे कि पहले बोला था कि आपके अप्रोच बड़े क्लियर होनी चाहिए। आप टाइम करना चाहते हैं या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो 3 साल का जो अवधि है अगर ये लेके चल रहे हैं तो निश्चित तौर पे ये मार्केट को टाइम करना चाह रहे हैं। जनरली जो हम इक्विटी के बारे में बात करते हैं, आपकी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। तो फार्मा अगर आप आज के डेट पे देखिए तो थोड़ी सी पीछे दिनों में थोड़ी कम हुई थी, बट अब उसकी परफॉर्मेंस वगैरह फिर थोड़ी सी दिखने लगी है, क्योंकि फार्मा एक ऐसा सेक्टर है जहां पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। उसमें बहुत सारे एमएनसी कंपनीज का एक रोल है। दूसरी चीज, उसके अंदर पेटेंट लॉज और बहुत सारी चीजें हैं, और पिछले दिनों यूएस के मार्केट की वजह से उसका एक असर हुआ था। आज यूएस की जो स्थिति है हमें आपको पता है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के जो रूल्स रेगुलेशंस आ रहे हैं जहां पे बहुत सारे इंडियन बिजनेसेस के बहुत फेवरेबल नहीं है, तो ये सब चीजें हमें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। बट फार्मा एज अ सेक्टर डेफिनेटली, क्योंकि वो जो फार्मा एक प्रोडक्ट बनाती है, आपको पता है, आपको पता है कि हमारे जिंदगी से जुड़ी है। और फार्मा के अंदर आज के डेट पे सिर्फ दवाई की कंपनीज नहीं शामिल हैं, फार्मा एंड हेल्थ केयर के अंदर आपको जिम्स वगैरह भी आ गए हैं, अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स भी अब उसके अंदर कवर्ड हो रहे हैं। और इन सारे चीज़ों इन सारे लोगों का देखिएगा, इनका तो बहुत एक डिमांड है या जरूरत है। तो मैं बोलूँगा 3 साल का अवधि आप देख सकते हैं, लेकिन इसके अंदर आपको एक बात देखना पड़ेगा, एक अच्छा अगर आपको एक चढ़ाव मिला या अच्छा एग्जिट पॉइंट मिला तो आप अपनी प्रॉफिट को बुक करने से कतराइएगा मत। बिल्कुल, तो इन बातों का हितेश जी आपको खास ख्याल रखना होगा। एक और सवाल शामिल करते हैं पवन कुमार का। इन्होंने डीएसपी माइक्रो कैप फंड और साथ ही डीएसपी नेचुरल रिसोर्सेज फंड और न्यू एनर्जी फंड में निवेश किया हुआ है। इनको दोनों ही फंड्स में फिलहाल जो है नेगेटिव रिटर्न मिल रहा है, तो क्या इन दोनों फंड्स में बने रहने की सलाह है? देखिए, अगर आप सारे फंड्स की बात अगर हम करेंगे, इनसे 2 फंडों की बात नहीं करेंगे, तो सारे फंड्स का आप देखिएगा जो रिटर्न है पिछले 1 साल का नेगेटिव रहा है या बहुत लो रहा है, 2 साल का भी बहुत ही लो रहा है। तो ये पिछले 2 साल का रिटर्न लगभग वाइप ऑफ हो चुका है। जहां तक स्मॉल कैप की बात है, डीएसपी माइक्रो कैप जो है, जो कि अब स्मॉल कैप नाम उसका हो गया है, ये एक समय में वन ऑफ द बेस्ट फंड था। तो आज के डेट पे एक बात आपको ध्यान देना पड़ेगा, जहां तक इसकी पोर्टफोलियो की बात है, पोर्टफोलियो में कोई इशू नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, मार्केट साइकिल्स आपके जिस ढंग से ऑपरेट करते हैं और बाकी जो एक्सटर्नल फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं, उसके वजह से अलग अलग मार्केट कैप का अलग अलग परफॉर्मेंस होता है। स्मॉल कैप और मिड कैप का एक बहुत अच्छा उछाल आया था आज से 1 साल पहले, जिसकी वजह से लोगों को 40-40, 50-50 अच्छा रिटर्न मिल गया था। अभी थोड़ा सा इलेक्शन का टाइम है, हमको आपको पता है, उस वक्त मार्केट नर्वस होता है, और जब मार्केट नर्वस होता है तो ज्यादातर लोगों का बेट आपको लार्ज कैप पे रहेगा, स्मॉल और मिड कैप पे थोड़ा कम रहेगा, जब तक कोई पॉजिटिव ट्रिगर नहीं दिखे। घबराने की कोई बात नहीं है। मेरा हमेशा एक विश्वास है कि आज हमारे जितने भी सेक्टर्स हैं या जितने भी मार्केट कैप्स हैं, अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में देखिए तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। दूसरा, इन्होंने नेचुरल रिसोर्सेज की बात की। जी, आपके लिए जी नेचुरल रिसोर्सेज भी एक अच्छी है, ऑयल, पेट्रोलियम और ये सारी चीजें हैं, और इनकी भी एक अच्छी डिमांड है। जरूरी है थोड़ा सा पेशेंस रखना।
तो पवन जी, आपके लिए सलाह ये है कि फिलहाल थोड़ा सा पेशेंस रखिए। देखिए, सब्र का फल जो होता है वो मीठा ही होता है। खैर, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। प्रकाश जी, जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे सेक्टर फंड्स के बारे में, तो पोर्टफोलियो में कितना हिस्सा जो है वो सेक्टर फंड्स का एक व्यक्ति को अपने रखना चाहिए? देखिए, किसी भी अवस्था में मेरे हिसाब से आपका एक्सपोजर 10% से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, और उसकी वजह बहुत साफ है, क्योंकि जैसा मैंने पहले ही बताया कि रिस्की फंड है और इसके लिए आपको रिसर्च की जरूरत है, कौन सा सेक्टर अच्छा करेगा और कब एंट्री और एग्जिट पॉइंट, प्लस उससे भी ज़्यादा बहुत तरह की फैक्टर्स हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने बताया, इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, वो बहुत अफेक्ट करते हैं, जो कि पिछले दिनों ने हमने आईटी में देखा है, फार्मा में देखा, इवन ऑयल में हमने देखा है। तो अगर आपकी उतनी समझ है, उतनी आप अप टू डेट हैं इंफॉर्मेशन में, या उतनी जल्दी उन सारे इंफॉर्मेशन को आप इंटरप्रेट कर सकते हैं सही, तो ये आपके लिए अच्छा है। अदरवाइज बेटर है आपके लिए लार्ज कैप और डाइवर्सिफाइड फंड में आप रहें तो ज़्यादा अच्छा है। देखिए, कोई भी सेक्टर अगर अच्छा कर रहा है तो लार्ज कैप या मल्टी कैप में भी फंड मैनेजर उन सेक्टर्स में एक्सपोजर लेगा, तो उसका तो आपको फायदा मिलेगा ही। सो ये 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। बिल्कुल, तो इस चीज का आपको खास ख्याल रखना चाहिए कि आपके पोर्टफोलियो में सेक्टर फंड्स का एक्सपोजर 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा, इन फंड्स का परफॉर्मेंस जो है वो कितने अंतराल पे रिव्यू करना चाहिए? क्योंकि हमने देखा है कि अक्सर जो भी निवेशक होते हैं वो कई बार तो रोजाना जो है वो रिव्यू करते रहते, नहीं तो एक एक हफ्ते पे रिव्यू करके परेशान हो जाते हैं कि निगेटिव रिटर्न आ रहा है। देखिए, जैसे आपने रिव्यू बोला, तो पहली बात जरूरी है, रिव्यू करने से पहले मुझे तो इतनी समझ होनी चाहिए कि क्या ऑप्टिमम रिटर्न है, इसलिए मैंने बोला रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर भी देखिए, अगर रिव्यू करने की जहां तक हमने बात की, तो एक मेरे हिसाब से ये आपका एक टैक्टिकल पार्ट होना चाहिए। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की कभी बात नहीं करूंगा। एंट्री पॉइंट कहां पे होना चाहिए? आपको एक अच्छी, अगर एक ग्रोथ प्रोस्पेक्ट दिख रही है, अच्छी कोई स्टोरी आप सुन रहे हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा पॉइंट है। अगर आप ट्रैक करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आप ऐसा देखिए कि आज हमारा सेंसेक्स और निफ्टी जो है, ये सबसे प्रोमिनेंट इंडिसेस माना जाता है, और बेसिकली ये आपकी इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक आप हमेशा अगर ट्रैक करते हैं तो देखिए कि वेटेज क्या अलग अलग इंडस्ट्रीज की हैं। मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल दूंगा आपको, जैसे फार्मा एंड हेल्थ केयर। आज की डेट पे अगर आप देखिएगा तो सेंसेक्स में उसका वेटेज बहुत ही कम है, जो कि एक इतनी बड़ी इकोनॉमी इंडिया की, जहां पे 135 करोड़ लोग रहते हैं, इतनी वेट होनी नहीं चाहिए। और जब मैं देखता हूं कि लोग आज के डेट पे ज्यादा जागरूक हो रहे हैं हेल्थ केयर और इन फिटनेस वगैरह के प्रति, ये एक सेक्टर है जो कि आने वाले समय में आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगा, इसकी वेटेज बढ़ेगी। तो ये आपको हमेशा देखना पड़ेगा कि आपका कब एंट्री, आपको कब एग्जिट होना चाहिए। अगर रिसर्च कर सकते हैं आप तो बहुत अच्छा, तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो बिल्कुल इन चीज़ों का आपको खास ख्याल रखना होगा, और रिसर्च जो है वो आपको पूरी ज़रूर करनी होगी अगर आप सेक्टर फंड्स में निवेश कर रहे हैं। अच्छा प्रकाश जी, अब बात कर लेते हैं उन फंड्स के बारे में जिनमें निवेशक जो है वो निवेश कर सकते हैं। फिलहाल इस टाइम के कौन से हॉट सेक्टर फंड्स हैं? देखिए, एक तो आदित्य बिरला का जेन नेक्स्ट फंड है, जो कि वो अच्छा कर रहा है। प्रूडेंशियल आईसीआईसीआई का फाइनेंशियल एंड बैंकिंग सर्विस अच्छा कर रहा है। फ्रैंकलिन का बिल्ड इंडिया फंड अच्छा कर रहा है। मिरई का कंज्यूमर फंड एक बहुत अच्छा कर रहा है आपको। टाटा का डिजिटल फंड बहुत अच्छा कर रहा है। तो मैं यही आपको कुछ नाम का सजेशन दूंगा, और ये सारे फंड्स जो मैंने नाम लिए, आप गौर कीजिएगा, कोई ना कोई एक शब्द था जुड़ा हुआ था जिसे कोई भी इन्वेस्टर देख के समझ सकता है कि ये आज की डेट पे हमारी डिमांड है। बिल्कुल, तो ये फंड्स जो हैं इनमें आप निवेश जरूर कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इनके रिटर्न की बात करें तो कितना रिटर्न जो है इन फंड्स के जरिए एक निवेशक हासिल कर सकता है? देखिए, जैसा कि मैंने बताया था, पिछले 1 साल का रिटर्न अगर आप देखिए तो नेगेटिव से बहुत ही लो है, लेकिन वही मैं अगर 3 साल और 5 साल का रिटर्न देख रहा हूं इन सारे फंड का ही, तो मैं देख रहा हूं कि बहुत अच्छा डबल डिजिट है। और 3 साल का या 5 साल का आपको 15 से 20-22% के बीच में आया है रिटर्न। तो बिल्कुल ये सेक्टर फंड्स जो हैं, फिलहाल अगर बात की जाए तो पिछले 1 साल में लगभग सभी फंड्स का जो रिटर्न है वो नेगेटिव रहा है, तो सेक्टर फंड भी जो है वो बिल्कुल उसी लिस्ट में ही शामिल है। लेकिन अगर 3 से 5 साल की आप बात करेंगे तो जैसा कि प्रकाश जी ने भी बताया कि आपको अच्छा खासा रिटर्न जो है वो मिल सकता है। लेकिन इस चीज का आपको खास ख्याल रखना होगा, अगर आप सेक्टर फंड में निवेश कर रहे हैं तो अपने रिसर्च जो है वो पूरी जरूर रखें। प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को तमाम बारीकियां सेक्टर फंड्स के बारे में बताने के लिए। तो आज के लिए म्यूचुअल फंड हेल्पलाइन में इतना ही, लेकिन जी बिजनेस पर खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा।